Good morning. Myself Dr. प्रेरणा माहेश्वरी from Government Lunger College, बीकानेर। मैं आज के अपने व्याख्यान में सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, कला और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूंगी। इससे पहले कि इसी विषय पर मेरे व्याख्यान में मैंने आपको यहाँ की मेन साइट्स और प्रमुख भवनों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, कला और विज्ञान पर कुछ बात करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ की लिपि को चूंकि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारी संपूर्ण जानकारी खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की पाकिस्तान से जो साइट्स हमें मिली है, उनमें मुख्यतया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो से एक बड़ी संख्या में मिट्टी की नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है और मिट्टी की इन मूर्तियों को पूजा के लिए निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां माना गया। इन मूर्तियों के सिर पर पंखे के समान कोई भव्य शिरोवस्त्र जैसा है, गले में लड़ियों का हार और मेखला जैसी कुछ बना हुआ है। कुछ मूर्तियों पर धुएं के निशान भी हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि पूजा करते समय संभवतः दीपक या धूप जलाया गया होगा। कुछ मोहरें भी ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनसे देवी उपासना के संकेत मिलते हैं। एक मोहर पर इस प्रकार का चित्र बना हुआ है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। एक और मोहर है जिसमें पीपल के वृक्ष की शाखाओं के बीच में स्त्री खड़ी है और बकरा लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है। पास में कुछ लोगों का समूह है और स्त्री के सिर पर पंखे के समान फैला भव्य शिरोवस्त्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पशु बलि के लिए तैयारी हो रही है। और इस प्रकार इन मूर्तियों और इन मोहरों से हमें प्राचीन भारत में देवी उपासना की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार हमें पुरुष देवता की उपासना के भी संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक त्रिमुखी देवता है जो पद्मासन की मुद्रा में है और इनके इर्द गिर्द हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा इत्यादि पशु हैं और आसन के नीचे हिरण जैसा कुछ बना हुआ है। और इस मोहर से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अत्यंत आरंभिक काल में शिव की उपासना यहाँ पर हो रही थी। मोहनजोदड़ो से ही एक मोहर से त्रिमुखी देवता का अंकन मिलता है और इनके सींगों के बीच में से फूल पत्तियां निकलती हुई बताई गई। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मातृ देवी की हमें मूर्तियां मिली हैं, उनमें से एक इस चित्र से स्पष्ट है कि ये मातृ देवी किस प्रकार की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध मोहर मिली है जिससे हम आरंभिक शिव की उपासना के बारे में अनुमान लगाते हैं, वो मोहर स्पष्ट कर रही है कि कैसे पुरुष देवता की उपासना वहां की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पक्ष है अग्नि वेदिकाएं। जब हम मातृ देवी की उपासना के बारे में बात करते हैं तो एक बात जो खास नजर आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पाकिस्तान से जो साइट्स हैं वहां से हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन भारत की जो मेन साइट्स हैं वहां से हमें मातृ देवी की उपासना के संकेत नहीं मिलते हैं। और यहाँ की प्रमुख साइट्स से हमें कुछ अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई और ये अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी से प्राप्त हुई। अग्नि वेदिकाओं में सबसे पहले हम बात करें कालीबंगा से, एक साथ हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है और
इन अग्नि वेदिकाओं के पास ही कुआं, स्नान की चौकी, राख और कोयले के अवशेष और मिट्टी के स्तंभ प्राप्त हुए। कालीबंगा से ही हमें एक और अग्निवेदी मिली है, जिससे जहाँ कुआं भी बना हुआ है, कुछ पशुओं की हड्डियां और सींग मिले हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई पशु बलि अनुष्ठान किया गया होगा। लोथल से हमें पक्की ईंटों के घेरे मिले हैं, जहाँ राख, मृदभांड, मिट्टी की अंडाकार गोलियां, पक्की मिट्टी का चम्मच प्राप्त हुआ है। लोथल से घरों में भी वेदियां प्राप्त हुई। बनावली और राखीगढ़ी से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बनावली से एक अर्धवृत्ताकार ढांचा भी मिला है, और जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये कोई मंदिर जैसा रहा होगा। हालांकि हमें मंदिर होने के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। राखीगढ़ी से 4 अग्निवेदियां और प्राप्त हुई है, जहां जले हुए कोयले और पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। कुआं भी बना हुआ है और कुछ सीढ़ियां भी हैं। तो इस प्रकार भारत की जो साइट्स हैं, वहां से अग्निवेदियों के काफी प्रमाण मिलते हैं। वाकणकर ने इन अग्निवेदियों को यज्ञ वेदियां भी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की एक और विशेषता जो हमें नजर आती है, वो है पशु पूजा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मोहरों पर और मूर्तियां भी ऐसी प्राप्त हुई है, जिन पर एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है, और ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक पशु आकृति थी और इसकी पूजा ये लोग करते थे। इसी प्रकार से बहुत सी मोहरों पर वृक्षों का अंकन मिलता है, और वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पीपल के पत्तों के समान प्रतीत होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ताबीज भी मिले हैं, जो कि काचली मिट्टी के हैं, और उनमें कोई देवता है और सिर पर फणधारी सर्प का अंकन मिलता है। उसके दोनों ओर उपासक खड़े हैं, और इस प्रकार का संकेत मिलता है कि शायद नाग पूजा भी प्रचलित थी। यहीं से हमें जल पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, बहुत सारी अग्निवेदियां जो कुएं के पास मिली है, कुछ मोहरें ऐसी हैं जिन पर घड़ियाल का अंकन है, तो उनसे ऐसा लगता है कि जल पूजा भी यहाँ प्रचलित थी। मोहरों पर चक्र की तरह कुछ आकृतियां बनी हुई है, जिनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सूर्य की भी उपासना करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में योग और साधना के भी हमें उदाहरण मिलते हैं, और पहला बड़ा साक्ष्य पशुपति मोहर है, और दूसरा साक्ष्य योगी की मूर्ति है, जिसमें योगी जैसा कोई व्यक्ति है और उसके कंधे पर शॉल लगा हुआ है, उसकी आंखें आधी खुली हुई है, और ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में योग की परंपरा की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुई होगी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के जो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने नजर आती हैं, उनसे प्राचीन धर्म के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की कल्पना, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल की पवित्रता आदि उनकी जो धर्म की विशेषताएं हैं, उन्हें हम निरंतर हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में देख सकते हैं।
अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की कला पक्ष की। सिंधु घाटी सभ्यता की कला की जब हम बात करते हैं तो खुदाई में प्राप्त बहुत सारी हमें मूर्तियां और मोहरें प्राप्त हुई है, जिन से हम वहां की कला की एक रूपरेखा निर्धारित कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में हम सबसे पहले बात करें मूर्ति कला की। यहाँ की जो साइट्स हैं वहां से हमें पाषाण मूर्तियां कम संख्या में मिली हैं। इसका एक कारण ये भी था कि यहाँ के समीपवर्ती क्षेत्रों में पत्थर का अभाव था। फिर भी जो पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है वो शैलखड़ी, बलुआ पत्थर, सलेटी पत्थर से निर्मित है और जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई है वो खंडित अवस्था में, किसी का केवल सिर मिला है, किसी का धड़ मिला है और कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं मिली है जिसमें सिर और धड़ दोनों हो। कलात्मक मूर्तियां यद्यपि कम है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ के जो कलाकार थे उन्हें सौंदर्य दृष्टि की पर्याप्त चेतना थी। मोहनजोदड़ो से शैलखड़ी पत्थर की एक खंडित मानव मूर्ति मिली है, जिसका सिर से वक्ष स्तर तक ही भाग बचा हुआ है। ये काफी उल्लेखनीय है और ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि ये किसी योगी की मूर्ति है। ये मूर्ति शॉल ओढ़े हुए है और इसकी आंखें कम चौड़ी और आधी बंद है। हड़प्पा के उत्खनन से हमें पत्थर की दो मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनमें से एक लाल बलुआ पत्थर का धड़ है जो किसी युवा पुरुष का है और इसके निर्माण में कलाकार ने मानव शरीर के विभिन्न अंगों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण दिया। दूसरी सलेटी चूना पत्थर की आकृति का धड़ है और ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यह आकृति दाएं पैर पर खड़ी है और बायां पैर, जो कि घुटने के ऊपर से खंडित है, आगे की ओर उठा हुआ है और ऐसा लगता है कि ये कोई नृत्य मुद्रा की बनी हुई मूर्ति है। लेकिन पैर के उठने के साथ जो शरीर के पृष्ठभाग में जो उतार चढ़ाव आता है वो इस मूर्ति में दृष्टव्य है और ये भी संभावना व्यक्त की गई है कि ये नृत्यरत नटराज की मूर्ति है। पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त कांस्य की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति काफी प्रसिद्ध है। ये 14 सेंटीमीटर ऊंची है और टखनों के नीचे से खंडित है। इसकी बाएं भुजा चूड़ियों से भरी हुई है, दाई भुजा कटी पर है और इसके इस दाई भुजा में कुछ चूड़ियां पहनी हुई है और इसके बालों को वेणी में संवार कर दाहिने कंधे पर छोड़ा गया। इसी प्रकार कांसे की एक रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है दैमाबाद से, जो कि 45 सेंटीमीटर लंबी है और 16 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें दो पहिए वाले रथ को दो बैलों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है और रथ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति उसका संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त दैमाबाद से ही प्राप्त कांसे की 3 पशु मूर्तियां, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये भी कलात्मक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। सिंधु घाटी जो मूर्तियां मिली हैं उनमें इन पिक्स से आप देख सकते हैं योगी की मूर्ति और
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी की मूर्तियां एक बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है और इनमें पशु पक्षियों की मूर्तियां काफी मिली हैं और इनमें भी कुबड़दार बैल की मूर्तियां बहुत अधिक है। जहां तक मानव मूर्तियों का प्रश्न है तो नारी मूर्तियों की तुलना में पुरुष मूर्तियां बहुत कम मिली है। मूर्तियों के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के कला की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है मोहरे, और ये मोहरे सिंधु संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अधिकांश मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति और सिंधु लिपि में लेख मिलता है, जिसमें सामान्यतया 3 से 8 अक्षर मिलते हैं। इन मोहरों का प्रयोग पत्र अथवा पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता है। अधिकांश मोहरें शैल खड़ी से निर्मित है। इन मोहरों का इस सभ्यता से संपूर्ण विस्तार क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ये मोहरें ज्यादातर यहाँ के नगर स्थलों से प्राप्त हुई है। शैलखड़ी से निर्मित अधिकांश मोहरें प्राप्त हुई है। कांचली मिट्टी की भी मोहरें मिली हैं और अगर हम इनकी आकार की बात करें तो ये वर्गाकार, आयताकार, बटन जैसी घनाकार, गोल मोहरें प्राप्त हुई और सर्वाधिक प्रचलित आकार 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर है। अधिकांश मोहरों के अग्रभाग पर किसी पशु का अंकन और संक्षिप्त लेख मिलता है। पृष्ठभाग में एक घुंडी या नॉब जैसा मिलता है, जिसका उपयोग मोहर को लटकाने के लिए होता होगा। मोहरों पर अंकित पशु आकृति में सबसे अधिक कुबड़ विहीन बैल मिलता है। एक सींग वाले बैल का भी अंकन किया गया है और लोथल की अगर हम बात करें तो वहां से एक मोहर की छाप पर कपड़ा लगा हुआ मिला है। इसी प्रकार से बेबीलोनिया के एक स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर की मिट्टी पर छाप मिली, जिसके पीछे कपड़ा चिपके होने के निशान थे। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से भेजे गए बंद सामान के गट्ठर पर लगाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उनकी रचना शैली उत्कृष्ट है और पशु आकृतियों के उत्कीर्णन में पर्याप्त कुशलता नजर आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के विज्ञान पर भी हम कुछ बात कर सकते हैं। यहाँ विज्ञान की काफी प्रगति हुई थी। जहां तक गणित का प्रश्न है, यहाँ से संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। औषधियों की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। खुदाई में कुछ ऐसे पदार्थ निकले हैं जो शायद औषधि के रूप में प्रयोग होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो से शिलाजीत मिला है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि हिरणों के सींग चूर्ण कर औषधि के रूप में प्रयोग होते थे। कहीं कहीं पर समुद्र फैन भी मिला है, जो शायद औषधि के रूप में प्रयुक्त होता था। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के 2 उदाहरण मिले हैं, एक कालीबंगा से, दूसरा लोथल से। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं और निरीक्षण से ये पता चला कि छेद कुछ भर गए थे। ऐसा लगता है कि बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई थी।
लोथल से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर भी छेद मिला। इसके अतिरिक्त खुदाई से कुछ ऐसी सामग्री मिली है जिससे पता चलता है कि वे धातु विज्ञान से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें तांबे के और कांसे के अत्यंत सुंदर बर्तन मिले हैं, जो वहां की उत्कृष्ट धातु कला के उदाहरण हैं। इन बर्तनों को हथौड़े से पीट-पीट कर उचित आकार दिया जाता था और बाद में कुछ ऐसा भी नजर आता है कि धातु के बर्तन बनाने की एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया, जिसके अंतर्गत बर्तन के दो भागों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें खुदाई में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भट्टियां भी मिली है और इनका व्यास 2.1 मीटर है और इनकी सतह गोल और छिद्रदार होती थी। इन पर बर्तन रखे जाते थे। भट्टी में ताप को बहुत कुशलता पूर्वक नियंत्रित किया जाता था। चाक पर बने बर्तनों के तैयार होने के बाद उन्हें गेरुए रंग से रंगा जाता था और बाद में काले रंग से डिजाइन तैयार की जाती। काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट से तैयार किया जाता। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, कला और विज्ञान से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर जो नजर आती है, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म निरंतर वर्तमान हमारे धर्म में जीवित है। यहाँ की स्थापत्य कला, शिल्प कला और कला के और अन्य पक्षों ने बाद की भारतीय कला को प्रेरित और प्रभावित किया और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो विज्ञान की प्रगति हुई, उसकी जन्मस्थली सिंधु घाटी सभ्यता रही थी।